वेलकम बैक। हमने अपने गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम में तफसील से आपको बताया कि किस तरह से मई के महीने में इसी साल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के एक अहम बैंक KSB बैंक का इल्हाक कर दिया था बैंक इस्लामी के साथ। KSB बैंक एक रिवायती बैंक है, यानी कि जिसमें कि पाकिस्तान के दूसरे कमर्शियल बैंक की तरह से कारोबार सूद पे चलता है। बैंक इस्लामी पाकिस्तान में दूसरे इस्लामी बैंकों की तरह से उसके दावे ये हैं कि वो गैर सूदी बैंक है। मुकम्मल तौर पर शरीयत के अहकामात के हवाले से इस बैंक को चलाया जाता है। इस बैंक को इन दोनों बैंकों के इल्हाक के हवाले से कल हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें हमने 15 सवालात उठाए थे, जिसमें इस पूरे मामले की शफाफियत को चैलेंज किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में जो इक़दामात किए थे उन हमने 15 सवालों के जरिए उनको चैलेंज किया था। अब एक बहुत अहम मामला है जिसके कल का जिसमें एक सवाल में हमने जिक्र भी किया था कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ है कि एक रिवायती बैंक जो है वो एक इस्लामी बैंक में जम हो गया है, और क्या ये एक ऐसे पैसे जो कि शरीयत के हवाले से उनको हलाल पैसे नहीं कहा जा सकता, वो हराम पैसे अगर हैं तो वो हलाल पैसों के साथ कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ गए। इस्लाम बैंक इस्लामी जो कि कुल्ली तौर पे शरई बैंक है और उसके अकाउंट होल्डर्स तमाम शरई लोग हैं, वो चाहते ही नहीं हैं कि उनके पैसों में या उनके अकाउंट्स में, उनके डिपॉजिट में किसी तरह की भी आमेजिश हो सूदी पैसों की। तो क्या ये एक गुजलिक सूरत हाल है या नहीं? इससे पहले यकीनी तौर पर इस तरह से पाकिस्तान में वाक़यात हुए हैं, लेकिन इस लेवल के वाक़यात नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं बड़े बैंकों में इंतहाई छोटे बैंकों के छोटे कारोबार ने जम होने का फैसला किया था। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है क्योंकि KSB बैंक एक बड़ा बैंक है और 100 से ज़ायद उसकी ब्रांचेस है। अब उसको बैंक इस्लामी में जोड़ा गया है और इस हवाले से जो ये एक हसास मामला है कि एक इस्लामी बैंक जब उसके साथ एक सूदी बैंक जुड़ता है तो क्या वो बैंक इस्लामी रहता है या नहीं, ये बहरहाल एक सवाल है, एक डिबेट है। ये भी देखना होगा कि स्टेट बैंक ने KSB बैंक चलाने के लिए बैंक इस्लामी को 10 साल के लिए 5 अरब रुपए 1.1% पर सूद पर दिए। इसके अलावा 15 अरब रुपए मजीद दिए, वो भी सूद पे दिए, और उस सूद को दिया गया बैंक इस्लामी को कि वो चलाए इस बैंक को जो कि सूदी बैंक है KSB बैंक, और उसके लिए सूद पे रकम हासिल की बैंक इस्लामी ने। तो इब्तदा हुई इसकी इस तरह से। ये भी देखना होगा कि बैंक इस्लामी ने KSB बैंक को गोद लेने के फौरन बाद KSB बैंक के वो 23 अरब रुपए जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी यानी कि उसकी ट्रेजरी बिल्स में लगे हुए थे उनको फरोख्त कर दिया। इन 23 अरब रुपए के करीब जब सिक्योरिटीज फरोख्त की गई तो उस पर मुनाफा जो कि सूदी मुनाफा है 50 करोड़ रुपए था, वो बैंक इस्लामी को हासिल हुआ। अब हमें नहीं पता कि वो 50 करोड़ रुपए का सूदी मुनाफा कि बैंक इस्लामी क्या करने वाली है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि KSB बैंक के बैंक इस्लामी में इंतजाम की गैर शफाफियत की तफ्तीश तो नैब कर रहा है, लेकिन सूदी बैंकारी वाले एक कन्वेंशनल बैंक की, एक रिवायती बैंक की शरई बैंकारी वाले निज़ाम में इंतजाम ने कई सवालात को जन्म दिया है। बैंक इस्लामी जो कि शरई बैंकारी का दावेदार है, KSB बैंक के इंतजाम से क्या वो इस्लामी बैंक से गैर इस्लामी हो गया या नहीं, ये हमें बहरहाल पूछना जरूरी है। 23 अरब रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर एक दिन में 50 करोड़ रुपए सूद की आमदनी लेने वाले बैंक को क्या इस्लामी कहा जा सकता है ये नहीं, ये भी एक और सवाल है। सूदी और शरई बैंकारी का सरमाया, मुनाफा और अदायगियां मदगम होने के बाद कैसे तायीन होगा कि बैंक इस्लामी से हासिल होने वाला मुनाफा हलाल है या नहीं। और अगर इस सिलसिले में इसकी तशरीह यह है कि ये 2 अलग अलग किताबें मेंटेन की जाएंगी बैंक इस्लामी में, तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा कि फिर मर्जर कैसे होगा। अगर ये 2 ही अलहदा शनाख्त रहेंगी बैंक इस्लामी के अंदर, ये 2 अलहदा बुक होंगी, तो आखिर फिर इल्हाक करने की क्या जरूरत, और कैसे इस बात का तायीन होगा कि ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे, क्योंकि ऐलान साफ है और ऐलान ये है कि मर्ज कर दिया गया है, इल्हाक हो गया है इन दोनों बैंकों का। इस पर मजीद हम बात करते हैं, इसके लिए हमने दावत दी है मुमताज इस्लामिक स्कॉलर जनाब मुफ्ती इमरान खान को। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हसास मामला है, आपने सुना कि हालिया महीनों में ऐसा हुआ है कि एक बैंक जो कतई तौर पे रिवायती बैंक था, जिसका कारोबार दूसरे कमर्शियल बैंकों की तरह से सूदी कारोबार था, उसे बैंक इस्लामी जो कि कहाई बैंक इस्लामी जाता है, जो कि कुल्ली तौर पे गैर सूदी या इस्लामी बैंक है जिसमें सूद का लेना देना नहीं है, इनको आपस में जोड़ दिया गया है। आप ये बताइए कि वो जो उसकी हैयत थी, वो जो उसकी शक्ल थी एक गैर सूदी, एक कुल्ली इस्लामी बैंक की, वो इससे किस हद तक मुतासिर होगी इस अमल से?
جس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ الحاق ہو گیا ہے دونوں بینکوں کا؟ دیکھیں کامران خان صاحب، بات بڑی واضح ہے. سب سے پہلے تو ہمیں بنیادی طور پہ اپنے ویورز کو یہ بات سمجھا دینا ضروری ہے کہ اسلامک بینکنگ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اندر مختلف مکاتب فکر کے اندر بھی دو گروہ موجود ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جس نے آج تک اس کو تسلیم نہیں کیا. اب ہمارا اگلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس گروہ نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، کیا وہ گروہ اس بات کے اوپر راضی ہے کہ وہ کنونشنل بینکنگ سسٹم کو اسلامک بینکنگ سسٹم کے ساتھ مرج کرنے پر راضی ہو جائے؟ اکارڈنگ ٹو دا چارٹرڈ یہ بات ڈکلیئر ہے کہ کوئی بھی اسلامی بینک کسی بھی صورت کے اندر کنونشنل بینکنگ کے سیٹ اپ کو اپنے اندر لے کر نہیں آئے گا. اب جو یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جس کے اندر ایک کنونشنل بینک جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے یا حصہ بن چکا ہے، تو اس صورت میں اب ہمیں غور یہ کرنے پڑے گا، جس طرح خود آپ نے یہ سوال اٹھائے ہیں کہ کیا یہ دو بکس کو مینٹین کریں گے؟ کیا وہی ہوتا رہے گا کہ جس طرح سے دیگر کنونشنل بینکنگ سسٹمز کے اندر ایک اسلامک بینکنگ سسٹم کے نام کے اوپر ایک ونڈو کھول دی جاتی ہے اور عوام کے ساتھ ایک مذاق کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کام جو ہے ہم اسلام کی سطح پر کر رہے ہیں، یہ کام ہم سودی نظام کے اوپر کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو کہ کنونشنل بینکنگ سسٹم کا حصہ کسی بھی وجہ سے نہیں بننا چاہتے، ہم ان کی اٹینشن بھی اپنی جانب گراسپ کر کے ہم اپنے تمام کے تمام سسٹم کو مزید طاقتور بنا سکیں. تو کیا یہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے. اگر بینک اسلامی KASB بینک کو اپنے اندر ضم کرنے کے بعد تمام اسی سسٹم کو لے کر آگے چلتا ہے جو کہ اس کا اصل سسٹم ہے، تو اس کے اندر یقیناً کئی ساری جگہیں ایسی ہوں گی جس کے اوپر ان کو بہت غور کرنا پڑے گا. مثال کے طور کے اوپر جن لوگوں نے ان کے پاس انویسٹمنٹس کی تھی، اب وہ انویسٹمنٹس کے اوپر ڈیفینیٹلی ان کی جو ڈیل پہلے ہوئی ہوئی تھی وہ شرح سود کے اوپر طے تھی. اب یہ جو بینک اسلامی ہے اس کا کیا رد عمل ہوگا یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا مفتی صاحب، اس سے پہلے تو ابتدا کے اندر یہ ہے کہ جب اسٹیٹ بینک نے ان کو یہ بینک دیا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے 5 ارب روپے آسان سود پہ اور 15 ارب روپے تھوڑے سے زیادہ سود پہ دیے. پہلے تو سود کے 20 ارب روپے دیے کہ آپ اس کو بینک اسلامی میں ضم کر لیجئے. اس کی ابتدا ہی یہی ہے، اس کا تخم جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سور کو آپ ذبح کریں اور اس کے بعد کہیں اب ہم نے اس کو حلال کر دیا، اب آپ اس کی بریانی پکا کے کھا لیں. تو انہوں نے بنیادی سود کے اوپر رکھی ہے اور اس کے بعد جب ان کو اس کے کھاتے کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو لانچ کریں گے وہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کریں گے. کامران صاحب، جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، گزشتہ پروگراموں کے اندر آپ نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ایک بڑا بھائی جو کہ 90% شیئرز ہولڈر ہے یعنی کنونشنل بینکنگ سسٹم، وہ ایک چھوٹے بھائی کو جو کہ اسلامک بینکنگ سسٹم کے اوپر صرف 10% شیئرز کا اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، وہ اس کو انگلی پکڑ کے چلا رہا ہو اور ٹیک اوور کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہو. تو ہمیں اس طرح بھی بہت زیادہ خطرہ لگتا ہے، کیونکہ اگر ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کی جانب اس وقت توجہ کریں تو ہمارے اوپر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایسے ٹاک شوز جو کہ فورن کنٹریز میں اس وقت ہو رہے ہیں، اس میں یہ بات باقاعدہ طور پہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے اس کے اندر جو خرابیاں موجود ہیں اور اسلامک شریعہ کے اندر جن وجوہات کی بنا پر اس کو منع کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ سسٹم کولیپس ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اب ان کو تھریٹ یہ ہے کہ ایک طرف جو اسلامک بینکنگ سسٹم ایمرج ہوتا ہوا آ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر اسلامک بینکنگ کی ڈیمانڈ پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے اور لوگ مکمل طور کے اوپر کنونشنل بینکنگ سسٹم سے کنارہ کش ہو جائیں. تو یہ ایک سازش بھی لگتی ہے کہ کہیں اس طرح کا یہ معاملہ نہ ہو. بہت شکریہ مفتی عمران خان صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت اہم موضوع ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خود اس سلسلے میں کتنے مفتیان کرام سے، کتنے اسلامی اسکالر سے اس سلسلے میں بحث کی. یہ بہت اہم نازک معاملہ تھا. ایک بڑا بینک آپ ضم کرنے جا رہے ہیں، سودی بینک ایک اسلامی بینک کے اندر، اور اس سلسلے میں کیا تھاٹ پروسیس ہوا، کس طریقے سے اس معاملے کو تھریش آؤٹ کیا گیا، کتنا اس کو غور سے دیکھا گیا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں. جس طرح سے 15 اہم معاملات جو کہ کل ہم نے اٹھائے تھے، جو سوالات اٹھائے تھے، اس سے بہت ہی مشتبہ ڈیل کے جس میں کہ بینک اسلامی کو دیا گیا KASB بینک 1000 روپے کے عوض اور اس کے ساتھ 20 ارب روپے قرضہ بمِ سود اسلامی بینک کو. بڑے مزے کے سوالات ہیں. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر LNG قضیہ اور حکومت کے لیے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. ایک اور پریشانی پیدا ہو گئی ہے. ایک بہت اہم سرکاری ادارے کے سربراہ نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. اربوں ڈالر والے LNG معاملات پر ہماری کوریج جاری ہے. حکومت کی
परेशानियां भी जारी हैं। हुकूमत की परेशानी में इजाफा हुआ है और कल इस सिलसिले में एक और अहम पेशरफ्त हुई है, एक और इस्तीफ़ा आया है। अब इस्तीफ़ा आ गया है एनर्जी सेक्टर में हुकूमत की धौंस और धमकी के खिलाफ सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, जो हुकूमत की वो इदारा है जो कि बिजली खरीदने की जिम्मेदारी रखता है, मजमूई तौर पे कुल्ली इदारा है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमजद शेख ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। बराह रास्त ताल्लुक उन्हीं मामलात से है जिसका जिक्र आप इस प्रोग्राम में देखते रहे हैं, यानी कि LNG की पाकिस्तान इंपोर्ट, PSO की खरीदारी, उसके बाद उसकी LNG टर्मिनल पे मुंतकली, वहाँ से उसकी SSG गैस के ज़रिए सप्लाई, वहाँ से उसका SHGP पे पहुँचना और SNGP से सुई नॉर्दर्न गैस से इसका बिजली बनाने वाले कारखानों तक पहुँचाना। अब मामला ये था कि तमाम जिम्मेदारी डाली जा रही थी सुई नॉर्दर्न गैस पर कि वो ये इस बात को यकीन दहानी कराए कि वो बिजली बनाने वाले कारखानों तक ये गैस पहुँचाएगी। सुई नॉर्दर्न गैस का कहना था कि हमारा गैस के हम पहुंचाएंगे, लेकिन उसके ख़रीदारी का हमें अदायगी का बाकायदा माहिदा दिया जाए और वो बिजली बनाने वाले कारखाने जो हमसे गैस हासिल करेंगे वो इस बात का हमारे साथ एक आयरन क्लैड मजबूत ठोस माहिदा करें कि हमें किस तरह से अदायगी करेंगे। इस पे पैदा हुआ था एक बहरान सी एक कैफियत पैदा हुई थी, लेकिन जिसके बाद हुकूमत का एक बहुत अहम इजलास हुआ था जिसका हमने आपको कल बताया। पूरी रात चलने वाला इजलास इतवार के रोज़ हुआ था, जिसमें बहरहाल इस मसले का ये हल निकाला गया था कि CPPA, जिसके अमजद शेख साहब ने आज इस्तीफ़ा दिया है, वो इस बात की जिम्मेदारी उठाएगा कि SNGP को गैस फराहमी के हवाले से मुकम्मल अदायगी की, जो अगर उसमें कोई पेनल्टीज़ आती हैं, कोई उसमें मसाइल होते हैं, तो वो उसकी ज़िम्मेदारी CPPA लेगी। अब ये इतलात के मुताबिक जनाब अमजद शेख ने इस पर इस्तीफ़ा दे दिया है और ज़राए ये कहते हैं कि अमजद शेख पर वजारत पानी और बिजली के और वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी जनाब फवाद की जानिब से कहा जा रहा था कि सुई नॉर्दर्न गैस, सुई सदर्न गैस और PSO की जानिब से बिजली के कारखानों को अदायगी ना होने की सूरत में CPPA ये अदायगी करे और बाद में ना दहिंदा इदारों से वसूल करे। इस सिलसिले में यानी कि जो पेनल्टीज़ सुई नॉर्दर्न को लगे वो CPPA कर ले। उसके बाद ये माहिदा हो गया, लेकिन इत्तलात के मुताबिक इस पर शदीद एहतजाज किया था सुई जनाब अमजद शेख ने। इससे पहले सुई नॉर्दर्न के साबिक MD आरिफ हमीद और मौजूदा MD उस्मा आदिल खान ने भी 17 सितंबर को खतूत में लिखा था, जिसमें वजारत पानी माफ़ कीजिएगा पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज से कहा गया था कि ये जिम्मेदारी सुई नॉर्दर्न गैस पर ना डाली जाए और अगर इस तरह का माहिदा हमसे दबाव में डाला जाता है तो हम इससे इनकार करते हैं, जिसकी वजह से आरिफ हमीद को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था। उस्मा आदिल खान ने भी यही बात की थी। इसके बाद 21 सितंबर को जब इजलास हुआ है, इतलात के मुताबिक इसमें अमजद शेख को मजबूर किया गया कि वह अदायगी के माहदे पर दस्तखत कर दे और इस बात की जिम्मेदारी ले ले कि LNG को के मामले में अगर सुई नॉर्दर्न गैस को कोई पेनल्टीज होती हैं तो वो उसका बोझ CPPA उठाएगी। लेकिन इस वक्त इतलात के मुताबिक जनाब अमजद शेख इस पर राज़ी नहीं हुए और ये मामला वहाँ पे रुक गया। लेकिन बहरहाल उनसे फिर इस मामले में जब दस्तखत लिए गए तो जनाब अमजद शेख ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब उन्होंने कहा है कि वो इस ओहदे पे मज़ीद काम करना नहीं चाहते हैं। इससे पहले जो बहरान पैदा हुए इस हवाले से हमने आपको बताया, सुई नॉर्दर्न गैस के MD जनाब आरिफ हमीद इस सिलसिले में इस्तीफ़ा दे चुके हैं। दूसरी जानिब गवर्नमेंट के इन्हीं मामलों से मुंसलिक एक अहम इदारे गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के एक डायरेक्टर ने इस अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके अलावा PSO में मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। वहाँ पर LNG के मामला के हवाले से अब नैब तहकीक़ात भी कर रही है। LNG की अब तक जो ख़रीदारी हुई है उसके हवाले से तहकीक़ात हो रही है। पूरे मामलात इंतहाई पेचीदा है, लेकिन किसी भी सूरत में हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर वजारत पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज और उसके वज़ीर जनाब शाहिद खान अब्बासी के लिए मामलात पेचीदा हैं और बदस्तूर पेचीदा हैं और उसमें मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है। ये ताज़ा तरीन इस्तीफ़ा उसमें यकीनी तौर पे इजाफ़ा करेगा। मुश्किल सूरत हाल का मुश्किल अंदाज में शायद हल करने की कोशिश कर रहे हैं वजारत पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन लगता यह है कि इस तेज़ी में, इस हेस्ट में और इस पूरे ज़ोर के ज़रिए ये काम कराने में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं, जैसा कि ये ताज़ा तरीन पेशरफ्त बता रही है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे वो ज़माना है कि जबकि वो पाकिस्तानी जो कि इनकम टैक्स देते हैं, वो कंपनीज जो इनकम टैक्स देते हैं, यकीनी तौर पर उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन उनके लिए भी आसानियाँ नहीं है। एक बार फिर FBR का वो निज़ाम फेल होता नज़र आ रहा है जो कि ख़ुदकार निज़ाम है जिसके ज़रिए टैक्स पेयर्स अपने रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं
गुज़िश्ता साल की तरह इस दफ़ा भी उसमें संगीन मसाइल पैदा हो गए हैं। हमारी कोशिश थी कि FBR से कोई साहब आके इस पर डिस्कस करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में ऐसे मसाइल की कमी नहीं है, और ख़ास तौर पे कानून पसंद शहरियों के लिए जिनके हल के लिए अगर वो आगे बढ़ते हैं या अपने आप को पेश करते हैं तो मामलात ऐसे होते हैं कि सर पीटने को दिल चाहे। यही पाकिस्तान का सबसे मसला, एक अहम मसला यह है कि पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की तादाद इंतहाई कम है। पाकिस्तान में टैक्स का कौमी पैदावार के साथ जो शरह है वो दुनिया में कम तरीन ममालिक में है। तकरीबन 9% मजमूई कौमी पैदावार की शरह टैक्स से आती है। और टैक्स देने वालों की अगर तादाद का आप अंदाज़ा लगाएं तो पूरी आबादी का 1% भी ऐसा नहीं है जो बराह रास्त इनकम टैक्स अदा करता हो। उसमें से भी बहुत कम तादाद ऐसी है लोगों की जो कि आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर 45 लाख लोग हैं। सिर्फ 45 लाख लोग ऐसे हैं जिनके सालाना वो कहते हैं कि 3 लाख रुपए से ज़ायद की उनकी आमदनी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सूरत हाल कितनी ख़राब है। और इस खराबी का अंदाज़ा हालिया महीनों में भी हुआ है। हमें भी और हुकूमत को भी पाकिस्तान के ताजरों ने कहा कि वो उस सिस्टम में आना ही नहीं चाहते, यानी कि टैक्स नेट में शामिल नहीं होना चाहते। अब उसके जवाब में हुकूमत ने उन पर विद होल्डिंग टैक्स लगाया, यानी कि वो तमाम कारोबार जो कि चेक के ज़रिए होता है, बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए होता है, उन लोगों का अकाउंट्स जो कि टैक्स पेयर नहीं हैं, वो टैक्स देने वालों की हैसियत से रजिस्टर नहीं है, उस पर 0.6% का विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया। पूरे पाकिस्तान के ताजरों ने हड़ताल कर दी कि ना हम विद होल्डिंग टैक्स देंगे और ना ही हम टैक्स नेट में शामिल होंगे। कहा तो उनके खिलाफ बहुत कुछ गया है, लेकिन दरअसल सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम इतना पेचीदा, इतना ख़राब और इतना करप्ट है कि इसके करीब आने से भी लोग घबराते हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल सामने है। अब ये वो ज़माना है कि जब टैक्स रिटर्न्स फाइल होते हैं, टैक्स के गोशवारे जमा कराने का टाइम होता है। हुकूमत के लिए सबसे अहम काम, FBR के लिए इससे ज़्यादा अहम काम कोई नहीं हो सकता। लेकिन गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी फिर ये मसला खड़ा हो गया है कि खुदकार निज़ाम, कंप्यूटराइज निज़ाम जो FBR ने मुतारिफ़ कराया है, इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए कि आप खुद वो कंपनीज़ जो कि टैक्स दहिंदा हैं अपने रिटर्न्स आसानी से फाइल कर दें और बाकायदा इसमें किसी टैक्स ऑफिसर से मिलने की ज़रूरत ना हो, इंटरनेट के थ्रू ये तमाम चीज़ें हो जाएँ। गुज़िश्ता साल भी इसमें सख्त नकाइस सामने आए थे। पूरा साल था तसव्वुर ये किया जा रहा था कि अब FBR ने ये नकाइस दूर कर लिए होंगे और सुस्त वेब पोर्टल वगैरह के जो मसाइल हैं वो हल हो गए होंगे, मगर लगता यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि मसाइल तो लग रहा है कि पेचीदा हो गए हैं, जिसकी वजह से टैक्स दहिंदा वो लोग जो कि टैक्स रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं सख्त परेशान हैं। और इसकी एक फिर मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है जैसा कि गुज़िश्ता साल पैदा हुई थी। FBR ने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। पहले ये तारीख 1 सितंबर 31 अगस्त तक आखिरी तारीख थी, लेकिन आज जबकि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज की तारीख और अब से आ रही हैं आगे 4 छुट्टियाँ। इस वक्त टैक्स रिटर्न जमा कराने वाले सख्त परेशान हैं क्योंकि FBR का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बहुत शदीद उसमें मसाइल पैदा हो रहे हैं और FBR वाले छुट्टियों पर चले गए। हमारी कोशिश थी कि कोई सीनियर FBR ऑफिशियल हमारे इस प्रोग्राम में आए और पूरी सूरत हाल पे बात करें, लेकिन क्या करें, छुट्टियां आ गई हैं। अब बात होगी पीर को। अब देखते हैं, पीर के बाद 2 दिन रह जाएंगे कि आप अपने रिटर्न्स फाइल कर दें। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की परेशानियां हैं कि कम नहीं होती। आपके इल्म में है कि टैक्स देने वाले उन लोगों में शामिल होते हैं, उन ना टैक्स देने वालों के में, जिनकी वजह से हुकूमत को ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। आपके बिजली के बिलों में दुगना इजाफा करना पड़ता है, आपके पेट्रोलियम की मसनूआत में दुगना इजाफा करना पड़ता है, आपकी टेलीफोन कॉल्स में बेपनाह टैक्स लगाने पड़ते हैं। जो टैक्स देने वाला है वो ये सब भी देता है और वो टैक्स भी देता है और फिर टैक्स देने के लिए अपना सर भी फोड़ता है, जिस तरह की आज की सूरत हाल। इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर टैक्स एडवाइज़र जनाब ज़ीशान मर्चेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मर्चेंट साहब। थोड़ा सा बताइए ना कि इस वक्त जो ये ज़माना है जब रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स कंपनी सब फाइल कर रही है, इस वक्त मसला क्या आ रहा है जिस पर पूरे जितनी टैक्स बार एसोसिएशन है सख्त परेशान है, एहतजाज कर रही है, बल्कि कह रही है कि अब इसको बढ़ाया जाए 2 महीने? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपने जैसे बात की 31 अगस्त वो तारीख होती है जो सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए लास्ट डेट होती है।
फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारा जो रिटर्न नोटिफाई हुआ है जिसको आप फाइल कर सकते हैं वो हुआ ही 1 सितंबर को है, तो आप वो तारीख तो गुजर ही गई, उसको उन्होंने बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया। और आज की प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त इन्होंने एक 4 से 5 नए मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं अपने उस पुराने सिस्टम में, जिसके तहत आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेक कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं बकौल FBR के। लेकिन उसमें ग्लिचेस इतनी हैं कि आज अगर मैं एक नया रजिस्ट्रेशन कराने जाना चाहता हूं तो मैं वो रजिस्ट्रेशन कराने से कासर इसलिए रहूंगा क्योंकि मेरे नाम पे अगर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता, मैं NTN नहीं ले सकता, और अगर NTN नहीं ले सकता तो रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकता। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूं, वो एग्जांपल ये है कि अगर आज आपका मोबाइल जो अगर आपको कंपनी ने दिया हुआ है और अगर आज आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, क्योंकि FBR का रूल ये है कि आप मोबाइल जो है वो आपके अपने नाम पे होना चाहिए और वो आपके CNIC से मैच करना चाहिए। मोबाइल से मतलब आपका सिम है? मोबाइल सिम आपके नाम पे होनी चाहिए ताकि वो वेरिफिकेशन हो सके और आपके पास आपकी एक ईमेल हो। अब वो कोड, रजिस्ट्रेशन कोड 2 जगह भेजते हैं, एक आपके मोबाइल पे वो अलग कोड होगा और एक ईमेल पे वो अलग कोड होगा। अगर वो कोड आपके पास ईमेल पे तो फौरन आ जाता है, लेकिन मोबाइल पे अगर ना आए तो इनका सेशन हो जाता है 5 मिनट के बाद एक्सपायर। अब जब सेशन एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आपको कोड की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और आप इस रिगमरोल में फंसे रहेंगे। मर्चेंट साहब, बड़ी मजे का के सूरत हाल है, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि ये जो हमसे कहा गया है वो तो ये कहा गया है, टेलीविजन पर 50 बार कहा है कि अब तो मसला हमने बहुत आसान कर दिया, आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपका NTN नंबर है, वो आप हो गए। तो आप ये किस निजाम की बात कर रहे हैं जब ये मेरा शनाख्ती कार्ड मेरा NTN नंबर है? तो देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, कानून तो बना दिया है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इस वक्त? इम्प्लीमेंटेशन का तरीका यह है कि आपको अपने आप को इनरोल तो कराना पड़ेगा ना। अगर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, पिछले साल तक ये था कि 5 लाख से ऊपर जिसकी भी तनख्वाह है उसको फाइल करना था। अब इस साल उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि जिसकी जो भी टैक्सेबल तनख्वाह है उसको रिटर्न अब अपनी फाइल करनी है। तो अब एक नया इनके पास बेस बढ़ेगा, लेकिन उस बेस बढ़ने के लिए क्या इन्होंने कोई अवेयरनेस क्रिएट की? नहीं। क्या इन्होंने लोगों को गाइड किया? नहीं। टैक्स फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट है FBR का, क्या उन्होंने कोई रोड शोज किए? नहीं। आप कोई सिस्टम लाने से पहले उसके लिए लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। फौरन से एक सिस्टम को बंद नहीं किया जाता, पैरेलली निज़ाम को चलाया जाता है ताकि लोग नए सिस्टम से फेमिलियराइज हो जाएं और एक कट ऑफ डेट दे दी जाती है कि फलानी तारीख के बाद पुराना सिस्टम बंद हो जाएगा और नया सिस्टम शुरू हो जाएगा, ताकि लोग जो है अवेयर भी हो जाएं और उस सिस्टम के जो बग्स हैं वो भी रिमूव हो जाए। लेकिन इस वक्त तो ये हो रहा है कि आपने पुराने सिस्टम को कर दिया बंद, नया सिस्टम कर दिया शुरू। जो है वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर भी है, कंपनीज भी परेशान है, ग्रुप्स भी परेशान। कंपनीज की तारीख तो 31 दिसंबर है, लेकिन AOPs जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं या जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं या जो तनख्वाहदार तबका है, उनके लिए बहुत परेशानियां हैं। इस वक्त पोजीशन ये है कि चालान का एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया गया, वो चल नहीं रहा, तो अब उन्होंने वही पुराने सिस्टम पे कह दिया कि अब आप पुराने सिस्टम पे आ जाइए। जब आप पुराने सिस्टम पे जाते हैं तो वो वहाँ पे सिर्फ कहता है कि विदहोल्डिंग के चालान जमा करा सकते हैं। अब जिसको अगर एडवांस टैक्स जमा कराना है, कोई उसके लिए डायरेक्शंस नहीं है। जिसको अपना टैक्स रिटर्न के साथ जमा कराना है, उसके लिए भी कोई डायरेक्शंस नहीं है, सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स है। तो मेरा ये ख्याल है कि FBR को चाहिए था कि वो एक सिस्टम को प्रॉपरली टेस्ट रन करती और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करती। सबसे बड़ी बात तो ये है मर्चेंट साहब के ये तो सिस्टम इतना जबरदस्त, इतना स्मूथ हो, जैसे कि थ्योरेटिकल बता दिया गया था। अब आपने बताया कि ये सब फसाने की बात है कि मैं अपना शनाख्ती कार्ड दिखाऊं और वो मेरा नंबर हो गया, NTN नंबर हो गया और बात खत्म हो गई। आपने जो बताई है वो तो एक अजबी कहानी है कि जी कि सिम नहीं है तो नहीं हो सकता, ईमेल एड्रेस नहीं है तो नहीं हो सकता। कामरान साहब, 65 साल में हम एक रिटर्न का फॉर्म नहीं बना सके, स्टैंडर्ड रिटर्न फॉर्म। हर साल हम रिटर्न फॉर्म को चेंज करते हैं, हर साल टैक्स बार्स इसके पीछे खतूत लिखती हैं। हमारी कराची टैक्स बार ने बे इंतहा खतूत लिखे। अब तो हम डायरेक्ट चेयरमैन FBR को नहीं, हम सेनेटर इसाक डार साहब को खत लिखते हैं कि जो आपने नए सिस्टम मुतारिफ कराएं, खुदारा इनको चेक करें। अच्छा मर्चेंट साहब, ये बता दीजिए कि अब तो इन्होंने 30 सितंबर की आखिरी डेट रखी, इसमें तो इम्पॉसिबल है कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल। मैं आज आपको वसूख से कह रहा हूं कि अगर मैं आज से लेकर 30 सितंबर तक 24 घंटे भी काम करूं, 24 घंटे, और ये ईद की छुट्टियां भी ऑफिस में गुजारूं, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि रिटर्न्स फाइल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कोशिश थी हमारी कि FBR से
کوئی اہم حکام میں سے کوئی شخصیت ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جاتی ہے. ہم ناکام ہوئے اس میں، لیکن ہماری ناکامی نہیں، ناکامی FBR کی جو کہ چاروں طرف نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل سے عید کی تعطیلات ہوں گی. آپ کو عید کی پیشگی مبارک. عید کی تعطیلات کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.